हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञान सागर एडुटेक। और आज हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। और ये आप लोग किसी, अगर मैं बात करूँगा, कुछ किसी के 9 क्लास में है, किसी के 10 क्लास में है, बट हम लोगों को ये पढ़ना तो है। आप लोग इसे 9th के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग इसे 10th के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब बेसिक सी सवाल, सबसे पहला सवाल है, मेरा नाम है अभिनव, मेरा नाम है अभिनव सर। आप लोग मुझे, ठीक है, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को फिजिक्स के टॉपिक्स कवर करूँगा। ठीक है, फिजिक्स में जैसे कि मेरी कोशिश रहती है कि फिजिक्स आप लोगों को समझ में नहीं आती, मतलब आप लोग समझ जाते हो पर इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाते। तो देखो भाई, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे। देखिए, हमारे वहाँ पे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, एक होता है कंसेप्ट, एक होता है क्वेश्चंस। मैं कंसेप्ट और क्वेश्चंस दोनों को साथ लेके चलता हूँ। मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको उसका क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ज़्यादातर जहाँ आप स्कूल और कोचिंग्स वगैरह में पढ़ते हैं वहाँ आपको टीचर लोग कंसेप्ट तो बहुत बता देते हैं, बट कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा है। ज्ञान आपके अंदर बहुत सारा भरा हुआ है, पर लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उस ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आप लोग पढ़ते हो, आपको मार्क्स नहीं आते, आप लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हो और फिर उसे छोड़ देते हो पढ़ना। ठीक है, अपन लोग उस चीज़ के साथ काम करेंगे। मेरा काम है आप लोग को क्वेश्चंस बताना और कंसेप्ट को बताना। कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस करते चले जाएंगे एकदम मजे मजे में। ठीक है, मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि 1 घंटा पढ़ो, मैं आप लोगों को 1 घंटे का एक लेक्चर दूंगा, उसके बाद आप लोग आगे जो करना है करिए। मतलब लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, लाइफ में एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ध्यान दो, खेलने जाओ, घूमने जाओ, ठीक है, सब कुछ करो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ को एंजॉय करना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है। ठीक है, 1.5 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, पर जब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है, मैं ज़्यादा ज्ञान किसी को देता नहीं हूँ, मैं हमेशा कम से कम ज्ञान देता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है आप लोगों को, मेरा काम है आप लोगों को फिजिक्स से प्यार करवाना, आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट से नफरत ना हो या फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट से डर ना लगे। मेरी कोशिश बस आप लोगों के साथ इतनी रहेगी। ठीक है, तो इतना सब करने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सवाल उठता है वो आता है, व्हाट इज फोर्स। भैया फोर्स क्या चीज है, फोर्स क्या है भैया, फोर्स क्या चीज है ये समझना पड़ेगा, राइट। अब फोर्स होता है धक्का मुक्की। भाई धक्का मुक्की कह सकता हूं मैं, आप लोग जमात में खड़े होते होंगे, आप लोग लाइन में खड़े होते होंगे स्कूल में, धक्का मुक्की करते हो, तो भाई ये धक्का मुक्की भी फोर्स ही है। ठीक, अच्छा, अगर मैंने दीवार को धक्का दिया, अगर मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं तो क्या दीवार खिसकेगी? दीवार खिसकेगी नहीं, बट वहीं उतना धक्का अगर आपने अपने मित्र को दिया, अपने दोस्त को दिया, तो शायद वो गिर जाएगा, है ना। अब पहले केस में दीवार को, क्या आपने दीवार में फोर्स नहीं लगाया जब वो हिली नहीं? तो क्या आपका फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने जो चीज है वो गिरी या हिली? नहीं, मतलब फोर्स लगाया और दीवार पे मैंने फोर्स लगाया, वो नहीं खिसकी। अगर दीवार पे मैंने धक्का मारा, दीवार नहीं खिसकी, तो मैंने वहां पे भी फोर्स अप्लाई किया है। और मैंने अपने दोस्त को धक्का मारा, वो गिर गया, तो वो भी एक फोर्स ही है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इज पुश और पुल विच कैन आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज, मतलब कोशिश कर सकता है। जब मैंने दीवार को धक्का देने की कोशिश करी, जब मैंने दीवार को धक्का दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, बट वो भी फोर्स है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं फोर्स को, फोर्स is defined as push or pull. Force is defined as push or pull which either change or tends to change, which either
change or tends to change the state of rest, motion or size and shape of body. तो भैया क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दीवार का एग्जाम्पल दिया। अब मेरे पास एक कांच की बोतल है, मेरे पास एक कांच की बोतल है, मैंने इसको दबाने की कोशिश करी, ये मैं दबा रहा हूं, पूरा फोर्स लगा के दबा रहा हूं मैं ऐसे, राइट, ये दबा नहीं, ये नहीं दबा, पर मैंने तो फोर्स लगाया ना, तो मैं तो इसे फोर्स बोलूंगा ना, भले ये नहीं टूटा। इतना ही फोर्स मैंने इस गुब्बारे पे लगा दिया, जैसे मैंने लगाया इसकी शेप चेंज हो गई। बात समझ में आया? मैंने इस पे लगाया, इसकी शेप चेंज हो गई। मतलब क्या है? फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल विच आइदर चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये वाली लाइन रहती है। अब अर्ज करो तुम्हारे पापा गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पापा की गाड़ी चल रही है, तुम्हारे पापा ने गाड़ी में ब्रेक लगाया, तो गाड़ी रुक जाएगी? रुक जाएगी। तो मतलब ब्रेक का फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स होता है, ठीक है, ब्रेक एक फोर्स टाइप का होता है। अच्छा ठीक है, अब मान लो एक फुटबॉल पड़ी है ग्राउंड में, यहाँ अच्छी खासी बैठी है, तुमने उसे दाएं करके लात मार दी, तुमने अपने पैर से एक फोर्स लगाया, तो क्या उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गया? जो चीज रेस्ट में थी वो मोशन में आ गई। बोल सकता हूं मैं? चलिए ठीक है, बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो अब ये तो था हमारा कि भैया फोर्स क्या चीज होती है। अब फोर्स, हम सब ने फोर्स के बारे में एक चीज पढ़ी है क्या, कि भैया फोर्स होता है मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, हम सबको पता है ये बात, ठीक है। फॉर्मूला सुना है भाई, उड़ती उड़ती बात सब तक चली थी तो मेरे पास भी आ गई। अब फोर्स इंटू मास इंटू एक्सलरेशन, चलो ठीक है भाई। तो फोर्स में ये फॉर्मूला कहां से आया, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने क्या दिया, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या दिया। भाई आज भी जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या दिया, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या दिया। मैं तुम्हें रट्टू टोता नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें फर्स्ट लॉ बोलूंगा तुम रट्टा मार के बोल दोगे, मैं तुम्हें सेकंड लॉ बोलूंगा तुम रट्टा मार के फिर बोल दोगे। आई एम नॉट इन दैट सेंस। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बात समझ में आएगी, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, न्यूटन के सेकंड लॉ ने क्या बोला, ठीक है, और न्यूटन से हमें फायदा क्या हुआ, ठीक। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कहां से आया, ये तो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल मैं इसकी यूनिट्स पे बात करना चाहता हूं। तो भैया देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट यूनिट। मास होता है केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मानते हो इस बात को? क्या किसी को इस बात से कोई दिक्कत कि नहीं सर एक्सेलरेशन की यूनिट ये नहीं होती? कोई मुझसे लड़ना चाहता हो, कोई मुझसे लड़ना चाह रहा हो कि नहीं सर ये नहीं होता, आप गलत कह रहे हो, तो हम अक्सर इस यूनिट को लिख देते हैं न्यूटन। भाई न्यूटन ने सब कुछ दिया है तो भाई उसी के नाम पे लिख देते हैं यूनिट। कुछ दिक्कत? भाई बेचारे ने इतनी मेहनत करी तो एक यूनिट तो दे ही सकते हैं ना इसको हम। इससे 3 लॉ निकाले हमारी जिंदगी में, और उन 3 लॉ ने हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल से आसान करी है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है, बट आगे जाके समझ में आएगा कि न्यूटन के 3 लॉ काफी काम के होते हैं, ठीक है। तो भैया इतनी मेहनत करी है इस भाई ने, तो इसको नाम पे दे देते हैं यूनिट। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। न्यूटन के बाद एक यूनिट और आ जाती है हमारी पिक्चर पे, जिसका नाम है डाइन। क्या होती है? डाइन। न्यूटन के बाद एक और आती है हमारी जिंदगी में यूनिट, जिसका नाम है डाइन। तो भाई डाइन क्या होती है? डाइन, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 डाइन नहीं होता, 1 न्यूटन होता है भाई। खैर 1 डाइन, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बताता हूँ, उसके बाद 1 न्यूटन या डाइन के बारे में बताऊंगा।
यही बता देते, जहाँ तो जगह ही नहीं है, इधर ही बताना पड़ेगा, इधर ही मैनेज करना पड़ेगा, इधर ही मैनेज करते आइए। देखिए भैया 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ यूनिट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं यूनिट्स को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता हूँ, ठीक है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, केजी को ग्राम में लिखना है, क्या करूं 1000 कर दूं, 1000 ग्राम कर देते हैं भाई, इनटू मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। ये इसकी एक सीजीएस यूनिट है, ठीक। ये होती है एसआई यूनिट। अरे यार राइटिंग राइटिंग राइटिंग, ठीक है। ये होती है मेरी एसआई यूनिट, ये होती है मेरी सीजीएस यूनिट। क्या इस बात में किसी को डाउट आ रहा है? आई डोंट थिंक सो कि डाउट आ रहा है इस बात पे, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इस बात पे बॉक्स में डब्बा, इसको एक डब्बे में डाल लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी से आपको यूनिटें समझ में आती है। इट इज अ यूनिट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। इसको भी एक डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है। मैं इसको भी एक डब्बे में डालना चाहता हूँ, ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का एक रिश्ता होता है। भैया इनर्शिया क्या चीज है? भैया इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले सवाल आता है कि व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? आप लोग रट लेते हो, समझ में नहीं आता। देखो इनर्शिया क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्या होती है इनर्शिया? क्या होती है इनर्शिया? इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज। प्रॉपर्टी it is property of body by which it resists any change. It is property of body by which it resists any change in its state of rest or motion, ठीक है। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया डिफाइंड एज दी प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मान लो एक बॉडी है, फुटबॉल है, फुटबॉल तो खेलते होगे, फुटबॉल है, फुटबॉल अपनी जगह पे रखी हुई है, राइट। क्या वो फुटबॉल अपने आप चलेगी? अरे बोल भाई, चलेगी वो फुटबॉल? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो अपना शांति से एकदम बैठी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई उस पर फोर्स लगाएगा, अर्ज करो एक चींटी है, चींटी, ठीक है, एक चींटी आई, चींटी बॉल को धक्का देने की कोशिश कर रही है, क्या बॉल हिलेगी? क्या बॉल हिलेगी? चींटी तो फोर्स लगा रही है ना। इसका मतलब क्या है कि बॉल एक ज्यादा बड़ा फोर्स अप्लाई कर रही है चींटी के ऊपर, इसीलिए चींटी बॉल को नहीं हिला पा रही है, राइट। वहीं पे मान लो एक और गिलहरी आई, गिलहरी बॉल को हिला पाएगी? शायद हिला ले जब बहुत ताकत लगाए, है ना। मतलब क्या है कि बॉल जो है, बॉल एक फोर्स लगा रही है गिलहरी के ऊपर और गिलहरी एक फोर्स लगा रही है बॉल के ऊपर। अब इनमें से जिसका फोर्स ज्यादा होगा, इनमें से जिसका भी फोर्स ज्यादा होगा, वहां वो हिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो गिलहरी ने फोर्स लगाया और बॉल नहीं हिली, इसका मतलब क्या? बॉल ने एक फोर्स लगाया। ये जो बॉल फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है इनर्शिया के कारण, ठीक। ये मैंने दीवार पे फोर्स लगाया, ठीक, दीवार ने मेरे पे फोर्स लगाया। ये दीवार ने मेरे पे फोर्स कैसे लगाया?
इनर्शिया के कारण लगाया, ठीक है। जो फोर्स दीवार के पास आया वो फोर्स इनर्शिया के कारण आया, ठीक है। इनर्शिया होता है जो दीवार को रेस्ट में रहने के लिए बोलेगा कि तू रेस्ट पे रह, मैं धक्का मार रहा हूं, ठीक। जब तक मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा दूंगा इनर्शिया को कम करने के लिए, तब तक वो दीवार वहीं खड़ी रहेगी। बात समझ में आई? इस बात में किसी को डाउट है? क्या इस बात में किसी को डाउट आ रहा है कि मैंने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, दीवार ने मेरे ऊपर एक फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये दीवार ने मेरे पे फोर्स कैसे लगाया? इनर्शिया के कारण लगाया। चलिए ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गया कि कोई भी रेस्ट रखी चीज है उसके पास एक इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, अर्ज करो मान लो एक गाड़ी चल रही है। क्या चल रही है? गाड़ी चल रही है। गाड़ी में जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे क्या गाड़ी रुकेगी? गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो क्या गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? रुक सकती है ना, क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है जो उसको बोलेगा कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगे जो उससे बड़ा फोर्स हो, ठीक है। बात समझ में आई? अगर गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई बाहर से बड़ा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना लगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है कि देयर इज अ इनर्शिया। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये हम नहीं कर सकते। इसके बाद लिखो भाई, इट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी मतलब क्या है भाई? ये मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है भाई, ठीक। किस पे डिपेंड करता है? ये मास ऑफ बॉडी पे। कलर चेंज करेंगे, ठीक है। मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। मैंने पहले बात करी थी चींटी की। चींटी ने फुटबॉल खिसका पाई। अगर चींटी की जगह, चींटी का वजन कुछ नहीं होता, बट अगर चींटी की जगह अगर हाथी आ जाएगा तो क्या होगा भाई? वो तो बॉल के ऊपर बैठ के बॉल का तेल निकाल सकता है भाई। हाथी को करना, बॉल के ऊपर बैठ जाना, बॉल का तेल निकल जाना है। तो मतलब हाथी के पास ज्यादा मास, चींटी के पास कम मास, इसलिए चींटी नहीं हिला पाई, हाथी हिला पाया। वहीं पे अब मैं इंसान हूं, राइट। मैंने एक लात मारी, फुटबॉल उड़ गई, फुटबॉल उड़ के चली गई। फुटबॉल जो थी वो उड़ के कहीं पता नहीं दूर चली गई। वहीं अगर मैंने फुटबॉल की जगह लोहे की फुटबॉल रख दी, पूरी भारी है, मतलब 100-150 किलो की फुटबॉल है, अगर मैं उस फुटबॉल को लात मारूंगा, क्या मैं उसे हिला सकता हूं? वही फुटबॉल जिसका वही डायमीटर है, सपोज ये फुटबॉल है मेरी, ठीक है। यही फुटबॉल मैंने आयरन की कर दी और इसका वजन है 150 किलो। अब मैंने इस फुटबॉल को लात मारी, क्या ये फुटबॉल हिलेगी? क्या ये फुटबॉल हिल सकती है? क्या ये फुटबॉल हिलेगी? नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसका इनर्शिया ज्यादा है। जबकि रेडियस सब कुछ सेम है, रेडियस मास वास सब कुछ सेम है, फिर भी इसके पास इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि इसके पास मास ज्यादा है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक मुझे तुम्हारी फाउंडेशन ठीक करनी थी बस। इसके बाद सब कुछ मूव लिया। अब सब कुछ बहुत आसान खेल है, सब कुछ समझते हुए जाना है और सब कुछ हम क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। अब इसके बाद कुछ और समझने के लिए ज्यादा रहता नहीं है, ठीक। यहां पे एक लाइन लिख देंगे, इफ बॉडी हैज मोर मास देन it has more inertia। ये बात समझ में आई? If body has more mass then it has more inertia, ठीक। vice versa also। अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। भैया न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बात करेंगे अब हम लोग। तो भाई बात वही है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, राइट। इनर्शिया बॉडी की
एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो एक एक्सटर्नल चेंज को रेजिस्ट करती है। एक्सटर्नल चेंज को रेजिस्ट करती है, बात समझ में आई? अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी, उसको तुम रोकने की कोशिश करोगे तो वो इनर्शिया दिखा देगा। एक बॉडी अगर रेस्ट में है, तुमने उस पर फोर्स लगा के उसे मोशन में डाला तो वो अपना इनर्शिया दिखा देगा कि ऐसे कैसे मुझे चला लेगा तू। ठीक, जैसे आजकल हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, अगर हम किसी को बोल दे कि यहाँ ये नहीं करना, यहाँ थूकना नहीं है, तो कह रहे हैं ऐसे कैसे थूकना नहीं है, बस ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सब नहीं होते, कुछ ही कुछ ऐसे होते हैं यार। मेरे आसपास एक दो लोग हैं जिनको कुछ बोल दो ना कि ये नहीं करना तो वो वही करते हैं। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब भैया न्यूटन बाबा ने क्या बोला, मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूं पहले इसकी। इफ बॉडी इज इन स्टेट एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, सुनो। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इट विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अर्ज करो एक बॉडी है, तुम्हारे पापा की गाड़ी है। अब तुम बोलोगे सर ये तो वही है इनर्शिया, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ of inertia. It is the reason why it is called as the law of inertia. ठीक है, अब if अगर मान लो तुम्हारे पापा की गाड़ी में तुम बैठे हुए हो, मस्त जा रहे हो, अब तुम्हारी गाड़ी चल रही है। अब वो गाड़ी कब तक चलती रहेगी, जब तक कि तुम उसमें एक ब्रेक नहीं लगाते। वो ब्रेक क्या है, एक्सटर्नल ब्रेक है। ठीक है, वहीं पे एक बॉल है वो रखी हुई है, वो कब तक नहीं जाएगी आगे, जब तक तुम उसे में एक फोर्स नहीं लगाते, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, ठीक है, तो यही फर्स्ट लॉ कह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन पे रहेगी। कब तक, जब तक तुम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ आपके बुक्स में एग्जांपल लिखे होते हैं कि मान लो कारपेट है, कारपेट को तुमने पीटना शुरू करा, उसमें से धूल निकल रही है। अब कोई तुमसे पूछेगा वो कारपेट इनर्शिया रेस्ट पे है, मोशन पे है, ये सब कुछ आपको रीड करना पड़ेगा। आप यही चीज को आप अप्लाई करोगे उन एग्जांपल्स में। अब वो एग्जांपल देने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई होगा जो रेस्ट पे होगा, कोई होगा जो मोशन पे होगा। ठीक है, वही आपका आता है कि सडनली कार चल रही है, उसमें आपको झटका लगेगा। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया के हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, जब मैंने आपको ये बताया, अब मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चंस को डील करता हूं क्वेश्चंस प्लस क्या कहते हैं, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के ऊपर, कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन या कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों से फिजिक्स के नाम का डर का भूत हटाना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने आपको अभी तक, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, मास है 10, एक्सेलरेशन है 5, तो ये हो गया 50 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर और 50 न्यूटन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अच्छा एक चीज और सुनिए भाई, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने हमें एक चीज और दी। क्या भाई? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने एक एक्सटर्नल फोर्स की बात करी है। क्या बोला है? ये एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया था ना, तो हमें नहीं पता था कि फोर्स नाम की कोई चीज होती है। न्यूटन ने बोला कि भाई दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जो फोर्स नाम की चीज है, मतलब फोर्स नाम की कोई चीज है। अब फोर्स कितना है ये नहीं पता, बट फोर्स नाम की एक चीज होगी जो ही चीजों को रोक या हिला सकती है। ये बात समझ में आई? तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि फोर्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टर्म फोर्स कम टू पिक्चर फर्स्ट टाइम, या फिर मैं लिख सकता हूं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स। हाँ, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने फोर्स के बारे में कुछ बताया। इसको मैं आप लोगों को एक काम करूंगा, जब सेकेंड लॉ बताऊंगा तभी बता दूंगा। ठीक है, तो जब हम लोग न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पे बात करें तो न्यूटन के पहले लॉ ने हमें यह बताया कि दुनिया में फोर्स नाम की कोई चीज है। अब वो कितनी है ये नहीं पता, कि भाई दुनिया में फोर्स नाम की कोई चीज तो है। भाई हमें लग रहा है कि भाई एक फोर्स है जो किसी चीज को हिला सकती है या किसी चीज को रोक सकती है। ठीक है, अब वो फोर्स कितना है वो हमें आगे पता चलेगा। ये चीज हमें सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में मिलती है। अब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में जाने से पहले मुझे आप लोगों से बात करनी पड़ेगी मोमेंटम को लेकर। भाई व्हाट इज मोमेंटम? तो मैं बोल सकता हूं मोमेंटम इज डिफाइंड एज हाँ, is defined as product of mass and velocity। बोल सकता हूं मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो भैया मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P इज इक्वल्स टू M इंटू V। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भैया। जहां पे M होगा मेरा मास और V होगी मेरी फाइनल वेलोसिटी, U होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी। ये बात समझ में आती है? अब अगर मेरा फाइनल मोमेंटम है m इंटू वी, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम होगा u। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं p फाइनल, और p फाइनल है मेरा फाइनल मोमेंटम। ठीक है, pf इज इक्वल्स टू माय फाइनल मोमेंटम एंड माय pi is equals to my initial momentum। ठीक है, क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आती है? अच्छा ठीक है, ये तो हो गया मेरा pf is equals to my final momentum, pi is my initial momentum। अब डेल्टा p is equals to p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक, दैट इज माय। अब एक सेकंड रुकना जरा, इसे एक डब्बे में डालेंगे हम, इसे भी हम एक डब्बे में डालेंगे जो कि एक फॉर्मूला है। ठीक है, सर कह रहे थे कलर डब्बा है, ये तो अच्छा लग रहा है कलर, है ना? ठीक है, P फाइनल यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो बात तो मुझे समझ में आती है। चलिए ठीक है, ठीक, ये जो डेल्टा P है ना, फिर से हरा रंग चाहिए, ये जो डेल्टा P है, इट इज माय चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन
मोमेंटम। ठीक है, क्या कोई बात समझ में आती है कि माई डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, पी एफ इज माई फाइनल मोमेंटम एंड पी आई इज माई इनिशियल मोमेंटम। इस बात पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चेंज फाइनल मोमेंटम का मतलब है कि भैया पहले कितना मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है कि पहले कितना मोमेंटम था और फाइनल मतलब अब कितना है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होता है, वैसे हम लोग, क्योंकि ये मास एंड वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल मोमेंटम डिफाइन करने को आ जाए तो बोल दो कि भाई प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, और अगर फाइनल मोमेंटम आ जाए तो क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी। बस इतना सा करना है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, मुझे बस इतना ही आपको बताना है अभी। ठीक, मोमेंटम के ऊपर मैं सिर्फ आपसे इतनी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मोमेंटम में जब हम बात करते हैं, मोमेंटम से ही मेरा सेकंड लॉ बनता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आता है। ठीक, जब मैं बात करता हूं किसकी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन देता है। फर्स्ट लॉ देता है कि फोर्स नाम की कोई चीज है, सेकंड लॉ बताता है कि कितना है। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये बात चमक गई सबको? क्या इस बात में किसी को कोई डाउट आ रहा है? ठीक, अपन लोग अभी तक आधा घंटा पढ़े और हम लोग अभी मिड वे पे। याद रखना, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता, मैं बहुत कम पढ़ाने में विश्वास रखता हूं। बहुत कम मतलब उतना जितने में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, 70 80 90 जितने भी आपको चाहिए, 90 100 जितने भी चाहिए। अगर आप इन लेक्चर्स के साथ साथ घर में प्रैक्टिस कर लेते कुछ क्वेश्चंस की, और जो मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ मतलब वो इनर्शिया के मैंने कुछ एग्जांपल पढ़ने को बोले, वो आप पढ़ लेते हो। साथ में जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं आप लोगों को, मैं फिजिक्स से प्यार करता हूँ और मेरा काम है कि आपको फिजिक्स से प्यार हो। ठीक है, इसके बाद चेंज इन मोमेंटम तक बात हमने पढ़ लिया। अरे भैया, हाँ, मोमेंटम तक हुआ, फाइनल मोमेंटम हुआ। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, कर लिया जाए क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। देखो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फॉर 10 सेकेंड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। अ फोर्स एक्ट ऑन मास ऑफ इतना kg। अच्छा ठीक है, जो हमें गिवन है पहले वो लिखते हैं। फोर्स कितना दे रखा है भाई, फोर्स कितना दे रखा है हमें, फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन। अरे यार, क्वेश्चन तुम लोग के हिसाब से थोड़ा टफ नहीं लग रहा मुझे। मास इज इक्वल टू 10 kg, 10 kg। ठीक है भैया, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ठीक है भाई, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। भाई चेंज इन मोमेंटम समझते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg 10 सेकेंड, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यार 9th क्लास के साथ, 9th और 10th क्लास के बच्चों के हिसाब से काफी टफ लग रहा है मुझे क्वेश्चन। एक बार मैं चेक करता हूँ इसमें कुछ मिसिंग है या नहीं है। मेरे हिसाब से मिसिंग है, क्योंकि ये 9th 10th के हिसाब से तो बहुत टफ है। फिर एक्सेलरेशन से निकालना पड़ेगा। उसी से निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो सही है, यानी कि मुझे वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मैं कह रहा था। ठीक है, ठीक है, चलो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, मुझे फोर्स दे रखा 50 न्यूटन, मास कितना दे रखा 10,
एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब इस केस में मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है 50/10, दैट इज माई 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, मुझे यहां क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए v, u एंड t। मुझे चाहिए t नहीं चाहिए, सॉरी, v, u एंड मास। मास दे रखा है। अब मुझे मास तो दे रखा है, मैं इसमें से क्या मैं इस एक्सेलरेशन से v निकाल सकता हूं? देखो भाई, v निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अब भी बताओ v निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पता है एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। क्या मैंने पढ़ा है ये फॉर्मूला? शायद मैंने पढ़ा है कभी। ये a है, हाँ। 5 इज इक्वल्स टू v माइनस 0 बाई टी। मैंने ये माना है कि u इज इक्वल्स टू 0, चूंकि बॉडी पहले इनिशियली रेस्ट पे थी। ठीक है, अब 5t इज इक्वल्स टू v, 5t इज इक्वल्स टू v। अब t कितना दे रखा है? 10 सेकेंड्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि v इज इक्वल्स टू 500 मीटर पर सेकेंड? क्या मैं बोल सकता हूं ये? अरे क्या मैं बोल सकता हूं? मैंने निकाल दिया v। अब मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को मैं डेल p से बता सकता हूं। डेल p इज इक्वल्स टू m, क्या मैं इसको बता सकता हूं कि ये हो जाएगा मेरा m v माइनस u इज इक्वल्स टू m कितना दे रखा? 10 kg। ये 5 इंटू 10 होगा ना, ये 50 होगा यार। ये माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ये 50 हुआ भाई, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 हुआ। यहां मैं लिख सकता हूं 50 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 500 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कभी मिस नहीं करोगे। ठीक है, ये मेरा आंसर है। यहां पे बात समझ में आई? हमें क्या दिया है? फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, टाइम दे रखा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये आप सब जानते हैं क्या चीज होती है, राइट? ये वाला, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आप लोग जानते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन निकाला यहाँ से। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद मैंने यहाँ रखा, इससे मैंने v निकाला, फाइनल v निकाला, क्योंकि इनिशियल u 0 है, तो मेरा जो वेलोसिटी आई वो आई है। और फिर मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू v माइनस यू, और v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की क्लास के हिसाब से ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ और चीज नहीं दे रखी तो मैं इस क्वेश्चन को काफी अच्छा और आप लोगों के कंसेप्ट के हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन मानता हूं। तो मैं इसे बोलूंगा कि आप इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में आप इसे लिखोगे कंसेप्ट बूस्टर के तौर पे, कंसेप्ट बूस्टर। मैं इसे कंसेप्ट बूस्टर के तौर पे ट्रीट करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे कंसेप्ट बूस्टर के तौर पे ट्रीट करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ पे बात करेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताऊंगा, तब वो बात होगी। ठीक है भैया, न्यूटन का सेकंड लॉ पे बात कर रहे हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है और क्या करता है ये समझना पड़ेगा, और यहीं से हमें सब कुछ मिलता है। करना पड़ेगा भाई इसी में सब। सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ बोल क्या रहा है, हम पहले ये लिखेंगे। ठीक है, ये कह क्या रहा है, ये लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
momentum is directly proportional. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied क्या कह रहा है आप समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैंने आपको चेंज ऑफ मोमेंटम बताया अब तक, ठीक। मैंने आप लोगों को क्या बताया, चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैं रेट बताऊंगा क्या है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या कह रहा है, मैंने आपको क्या बताया, डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये होता है रेट। बस यही है, यही है, यही है हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ठीक है। क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, डेल पी बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। बस यही हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम पी हुआ, डेल पी हुआ, तो रेट क्या हुआ, डिवाइड बाय टी हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड दिस चेंज विल टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। भाई मैंने अगर फोर्स इधर को धक्का मारा तो भाई अगर मैंने उधर को पुश किया तो भाई ऑब्जेक्ट पुश ही तो होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पुल हो जाएगा। मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा उसी डायरेक्शन में तो जाएगा ना मेरा ऑब्जेक्ट। तो यही बात ये कर रहे हैं। अब डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बता दो बस। एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट कैन टेल मी, मैं डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं एम वी माइनस यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक लिख सकता हूं, किसी को डाउट, अरे यार तो बहुत ही बुरा दिख रहा है, कोई अच्छा कलर देखते हैं अब, है ना, पिंक, पिंकी पिंकी। तो मैं बोल सकता हूं एम वी माइनस यू बाय टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। पिंकी ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब v माइनस यू बाई टी को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। अरे भाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब क्या मुझे v माइनस यू बाई टी दिख रहा है कहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये m इंटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। देखो भाई जब भी मुझे कभी किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना पड़ता है, क्या हटाना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी को, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना है। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना होगा तो मुझे हमेशा इसमें k की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं m इंटू a इंटू k is equals to f where k is constant। अब जब हमने थोड़ा तिगड़म तिगड़म निकाला तो हमें पता चला कि भैया फोर्स आ रहा है मास इंटू एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स एंड k की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। हमें यहां से मिलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स ने न्यूटन, ये तो मेरा ये हो गया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन give us the magnitude of force। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने ही हमें मैग्नीट्यूड दिया है फोर्स का, कि भाई कितना फोर्स है, कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये सब कुछ हमें न्यूटन की सेकेंड लॉ दे रहा है।
ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूटन का सेकंड लॉ है तो वो सेकंड लॉ है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ही बता रहा है हमें कितना फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, किस मात्रा में लग रहा है और किस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की भी तो बात कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई डिपेंड करेगा ना कि भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्या लग रहा है। तो ये हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बता रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन के सारे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया भैया, देखो ऐसा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, रेस्ट दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। भैया बहुत बढ़िया, देखो भाई इसने इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ। इनिशियली एट रेस्ट अगर तुम्हें कहीं लिखेगा, इसका मतलब तुम सबसे पहले सीधा लिखोगे u इज इक्वल टू 0। कहीं अगर लिख जाए कि इनिशियली रेस्ट है, सबसे पहले उस चीज को अंडरलाइन कर लो। अब क्या कह रहे हो सुनो, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए ठीक है, u इज इक्वल टू 0। अब मास पे बात करेंगे हम, मास इज इक्वल टू 5 kg। मुझे जो जो लिखा हुआ, जो मुझे गिवन है मैं वो सब कुछ लिख लूंगा। ठीक है, फोर्स कितना दे रखा भाई, अरे यार गंदी राइटिंग गंदी राइटिंग गंदी राइटिंग गंदी राइटिंग। फोर्स कितना दे रखा मुझे, 20 न्यूटन। ठीक है, मास कितना दे रखा है, 5 kg। भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई फोर्स कितना दे रखा, 20 न्यूटन, मास कितना दे रखा, 5, एक्सेलरेशन। भैया ऐसी ही क्वेश्चन है, सब जगह यही क्वेश्चन है। तुम्हें डर लगता है क्वेश्चनों से जो कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, सारे क्वेश्चन ऐसे ही चल रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इन क्वेश्चनों में, सारे फुसकी क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये हुआ, ये 4 गया। ठीक है, यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया मेरा एक्सेलरेशन क्या आया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो मेरा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसका कुछ सेकंड पार्ट भी है, देखते हैं भाई दूसरा भाग क्या कह रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड्स। भाई देखो एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मुझे 0, v नहीं दे रखी है, ठीक है, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड्स। ठीक, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड्स। अब मैं यहां पे कुछ इक्वेशंस लिख लूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल टू u प्लस 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। देखो जब भी मुझे सिलेक्शन करना होता है, क्या करना होता है, सिलेक्शन, कि भाई मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगा। अक्सर जब हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस फंसते हैं तो हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सी इक्वेशन का यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं, मुझे निकालना क्या क्या ये बताओ। मुझे एक्सेलरेशन दे रखा है, u दे रखा है, v नहीं पता, t नहीं दे रखा। क्या मुझे v दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या मुझे t दे रखा है, नहीं दे रखा। मुझे v नहीं दे रखा रे, v नहीं दे रखा। ये नहीं दे रखा, t दे रखा है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है s, a u t और s। a मतलब a दे रखा है, u 0 दे रखा है, जहां मैं अज्यूम कर सकता हूं 0, t दे रखा है 4 सेकेंड्स और s दे रखा है, s तो निकालना है, s मुझे निकालना है भाई। ठीक, s मुझे निकालना है, s मुझे निकालना है। अब 1 2 3 4 ये चारों चीजें मुझे कौन सी इक्वेशन में दिख रही है, पहली इक्वेशन में जाएंगे, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, s है, a है, u है, पर v नहीं है मेरे पास, v नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा v। यहाँ मैं मेहनत नहीं करना चाहता, ये इक्वेशन हमने इसलिए बनाई है ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। दूसरी इक्वेशन पे चलेंगे, ठीक है, दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। v है, नहीं है, u है, 2as, इसमें सब कुछ है पर फिर वही बात आ गई, v नहीं है। अरे जब v नहीं है तो ये v वाली इक्वेशन तो छोड़ ही दो। अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s निकालना है, u है, t है, हाफ तो है ही, a है, t है, यानी कि हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो अब
यहां पे इक्वेशन लगाएंगे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब s कितना निकालना है, ये तो निकालना है, ये तो जीरो हो गया भाई, हाफ ये पार्ट तो जीरो हो गया ना आपका, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है, इनटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा 4, टाइम कितना दे रखा 4 इंटू 4, उड़ा दू इसे 2 से, तो 2 4 4 जा 16 16 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, तो मैं बोल सकता हूं 32 मीटर, 32 मीटर इज द आंसर। अब मुझे बताओ कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, 32 इज द आंसर, कौन सा रॉकेट साइंस इस पे लग गया तुम्हें ये बताओ, इजी, इट्स इजी क्वेश्चन, अरे बोलो भाई इट्स इजी या नॉट। 32 आंसर ये वाला, और एक और आंसर जो मैंने निकाला था वो ये वाला आंसर है, जो ए पार्ट है, ये मेरा ए पार्ट है, ये मेरा ए पार्ट है, यहां से मैंने बी पार्ट स्टार्ट करा है, यहां से मेरा बी पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये बात समझ में आई। कौन सा रॉकेट साइंस है, क्या है बता दो मुझे, इसका आंसर 32 मीटर है, ठीक है 32 मीटर है इसका आंसर। क्या कोई डाउट आया किसी को? ये तो गलत है भैया, ये क्वेश्चन तो होना ही नहीं था यहाँ पे। न्यूटन थर्ड लॉ से पहले हमारा एक क्वेश्चन रहता है, हमारा एक क्वेश्चन रहता है न्यूटन के थर्ड लॉ से पहले, ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन के सेकंड लॉ से पहले एक कंसेप्ट रहता है मेरा, और मुझे वो तुम्हें पढ़ाना है, मुझे वो तुम्हें पढ़ाने की इच्छा है मोमेंटम के बाद। पी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये बताओ एक क्वेश्चन तुम्हें कराने का मन तो है, इच्छा भी है, ख्वाहिश भी है, पर लेकिन ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये छूट रखा है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो समझते हैं। भैया बुलेट ऑफ मास दे रखा है 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन अज्यूमिंग नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। देखो भाई बात ऐसी हुई है, पबजी तो खेलते ही होगे तुम लोग, देखो जब हम गोली चलाते हैं, देखो जब मैं गोली चला रहा हूं, दिस इज माय गन, जब मैं गोली चला रहा हूं यहां से गोली निकलती है पर पीछे से एक रिकॉइल आता है या फिर फटाक करके आती है, मतलब जब मैं गोली मारूं तो ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है, राइट, ये होता है रिकॉइल, क्या कहते हैं इसे हम, रिकॉइल। यहां पे क्या बात हुई है, ये मेरी बंदूक है, सपोज दिस इज माय बंदूक, क्या ये मेरी बंदूक, ये मेरी बंदूक है, जब मैंने बंदूक चलाई, ये मेरी 2 किलो की बंदूक है, इससे एक गोली निकलेगी 20 ग्राम की, कितने ग्राम की, 20 ग्राम की, कहाँ गई 20 ग्राम यार, हाँ ये रहा 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम की गोली निकल रही है, 20 ग्राम की जब गोली निकलेगी तो ये 2 किलो की बंदूक से तो ये एक रिकॉइल प्रोड्यूस कर रही है, और बंदूक की गोली की क्या स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब जो बंदूक की गोली है वो 200 मीटर पर सेकंड से निकली है, बुलेट का जो मास है वो है 20 ग्राम। अब कैलकुलेट दी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मुझे क्या करनी है कि भैया जब मैंने बंदूक चलाई ऐसे करके, जब मैंने बंदूक ऐसे चलाई तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर ऐसे, है ना, तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है, मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है, ये तो बहुत ही छोटा हो गया, एक्चुअली ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट पता होता क्या, सबसे पहली चीज तो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप लोग के सिलेबस में है भी नहीं भी है, मतलब क्या, इसका कोई क्वेश्चन, इसका कोई कंसेप्ट आपकी बुक्स में नहीं लिखा है, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कोई प्रिंसिपल लिखा, स्टेटमेंट लिखी हुई है, बट उसके ऊपर क्वेश्चंस ये लोग अपनी मर्जी से फ्रेम करके दे देते बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ठीक। अब ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ये तोप क्वेश्चन है, पहली चीज तो क्या है, ये तोप क्वेश्चन, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है,
ठीक, तोप क्वेश्चन है भाई, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, पर लेकिन ये तोप क्वेश्चन है। पहली चीज तो तोप क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सारे सितारे लगा लो। ठीक, ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कहता है कि भैया मोमेंटम जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जब हम लोग मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं तो मुझे इसका मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। गोली का मास क्या है पहले देखो, 20 ग्राम। ग्राम में चाहिए? नहीं भाई, इसको बेवड़ा यूनिट से बाहर निकाल के ढंग की यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, मास हो गया। कैपिटल मास है मेरा बंदूक का मास। बंदूक कितने किलो की है? 2 किलो की है भाई। चलो लिख लिया, ठीक है भाई, लिख लिया। हाँ भैया, मुझे निकालना है भाई, गोली निकली है मेरी, गोली की जो स्पीड है वो निकली है मेरी, जो मेरी बंदूक की गोली निकली है वो निकली है मेरी कितनी स्पीड से? 200 मीटर पर सेकंड से। और मुझे निकालना क्या है? कैपिटल वी। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बात समझ में आई? अब 2 इंटू वेलोसिटी तो निकालनी है, प्लस ये कितना है? 020 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई कर दूं, 1 2 3, 1 2, तो ये हो जाएगा 2, अरे यार 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? अरे कोई दिक्कत? बढ़िया है, चलो 2 इंटू 2, तो ये v आया, ये आया -2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, कि ये बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब रिकॉइल की जो स्पीड आई है वो आई है -2 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये -2 मीटर पर सेकंड क्या बताता है कि जिस डायरेक्शन में गोली जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक की, मतलब ये पीछे की तरफ आएगा। ये पहले मैंने ऐसा बोला था, मेरी गलती, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करा था। इनका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जब मैंने बंदूक को ऐसे चलाई तो पीछे की तरफ आती है गोली, राइट, पीछे की तरफ आती है गोली। ठीक, तो यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की तरफ बंदूक रिकॉइल मारेगी। जब हम लोग AK-47 चलाते ना, तो AK-47 को कभी ऐसे नहीं चलाते जैसे ये है। अरे यार कैमरा तो ये है ना, हाँ, हमेशा उसको कंधे पे चिपका के चलाते हैं। अगर कंधे के बीच से ऐसे चलाओगे ना तो फटाक से कंधा तोड़ता है वो। ठीक है, जो कि रिकॉइल वेलोसिटी आती है। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड दैट कि आपको इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे सितारे बनाने हैं। ये बहुत कंसेप्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको, अगर आप लोग गलती से इंजीनियरिंग करने चले गए तो वहां मिलेगा। यही क्वेश्चन आप लोगों को 11th 12th में मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको 9th 10th में मिलेगा, यही क्वेश्चन आपको सब जगह मिलेगा। ये क्वेश्चन हर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आई? क्या इसमें किसी को डाउट आया? ठीक, इसलिए मैंने उसके ऊपर बहुत सारे सितारे बना रखे। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। भाई न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कह रहा है वो समझते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है? जब हम चलते हैं ऐसे समझते हैं, ये सपोज मेरा प्लेटफॉर्म है,
सपोज ये मेरा प्लेटफॉर्म है, जब मैं चल रहा हूँ, मेरा पैर यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में आगे भी फोर्स लग रहा है, तभी मैं चल पा रहा हूँ। जैसे आप लोग अपने पैर, जब आप चलना शुरू करेंगे, आप एक चीज नोटिस करिए, जितना फोर्स आप अपने पैर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आपका दूसरा पैर भी लगा रहा है, इसलिए आप चल पा रहे हैं, राइट। या फिर जैसा हमने अभी बुलेट वाला केस, अभी पीछे एक क्वेश्चन करा था ना सॉल्व, गन वाला, एक फोर्स लगा अंदर जिसने बुलेट को आगे भेजा, तो एक फोर्स पीछे भी तो आया ना, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि जब कोई एक्शन हो रहा है तो उसका एक रिएक्शन भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो एक फोर्स ऐसे भी लग रहा है, जो चलते वक्त भी फोर्स हमेशा ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। जैसे अभी बुलेट वाला क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं। जैसे हाँ, इसका एक और एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि जब हम दीवार की तरफ फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स दीवार भी तो हम पे लगा रही है, हम दीवार को धक्का देने जा रहे हैं, तो आपके हाथों में भी तो दर्द हो रहा है ना। वो दर्द कैसे हो रहा है? वो दर्द हो रहा है, दीवार आपके हाथ को धक्का दे रही है। समझ में आया? तो ये होता है हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, इसका एक बुलेट वाला एग्जांपल आता है, वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन के, आपको उन सभी के एग्जांपल्स को खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़ने वाली चीज है। अब भाई मैं आपको चम्मच की तरह खिला नहीं पाऊंगा, आपको, मेरा काम है आप लोगों को डर खत्म करना इस पूरे टॉपिक से। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं बनते, इतना ही है। एक ग्राफ वाला और है, मैं ग्राफ वाले कभी आपको करवा दूंगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और किसी चीज की जरूरत होगी इस टॉपिक में। ठीक, अपन लोग कम पढ़ाई करेंगे और कम पढ़ाई में सबसे ज्यादा रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। मेरी तरफ से इतना ही आपके लिए, तो इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू फिर।